हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को अपने चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज एक और मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ, मध्यकालीन भारत का मैराथन वीडियो। तो ये रेलवे सामान्य अध्ययन जो बुक है उसमें शॉर्ट रिवीजन के लिए एक पोर्शन दिया हुआ है। उससे रिवीजन के लिए काफ़ी वेस्ट है। ठीक, उसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो एक एक पॉइंट इसमें क्या रहता है ना कि इम्पोर्टेंट रहता है, और उसको पढ़ने के बाद सारी चीज़ें, अगर आपका सिलेबस ख़त्म है, सिलेबस आप कर लिए हैं, तो इस चीज़ से रिवीजन करने के लिए काफ़ी वेस्ट है। ठीक, तो मैं भी जब मेरे को भी रिवीजन करना होता है तो मैं इसी से करता हूँ। ठीक, तो मैं सोचा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए, तो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वैसे तो लगभग इसका सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। 2-3 सब्जेक्ट का करवा दिया हूँ। प्राचीन भारत का भी हो गया है। इस वीडियो में मैं मध्यकालीन हो जाएगा, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का भी करवा दूँगा। ठीक, तो ये काफ़ी वेस्ट है, मतलब आप लोग देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा। वैसे क्रम वाइज है। ठीक, जैसे आप सिलेबस पढ़े होंगे उसी अनुसार है। तो रिवीजन के लिए हम तो बोलेंगे कि बेस्ट है। आप पूरी देखिए, आपका रिवीजन नहीं हो तो बोलिएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि काफ़ी है, उसको ख़त्म करना है। चलिए, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कौन किया था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले अरब जो भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक, और ये कहाँ का था? तो ये अरब का था। ठीक, और इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी 712 ईस्वी में। जो सिंध था उस पर विजय 712 ईस्वी में पाई थी। और जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। जजिया कर जो हिंदू पंडितों पर लगाया जाता था, जजिया कर। ठीक, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, इसका उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार? 17 बार हमला किया था। और इसका आक्रमण 1000 ईस्वी में, यह 1000 से लेकर अपना आक्रमण स्टार्ट करता है। ठीक, 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 1025 में भीम प्रथम के समय मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, इसका जो बहुत ही प्रसिद्ध क्या बोलते हैं कि आक्रमण था सोमनाथ मंदिर, और इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनबी। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन रहता था? तो फिरदौसी, यह कवि था और उतबी इतिहासकार था। मोहम्मद गजनी के दरबार में फिरदौसी और उतबी रहता था, जिसमें फिरदौसी कवि था और उतबी इतिहासकार था। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक का रचना की थी उतबी ने। तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो उतबी। ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में यामिनी आ जाए, यामिनी, उसकी लेखक कौन हो जाएगा? तो उतबी। मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई थी 1030 में। मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई थी 1030 में।
शाहनामा के लेखक फिरदौसी, फारसी में शाहनामा का लेखक था फिरदौसी, जिसने फारसी में लिखा था शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी। अल बरूनी या अल्बू रेहान भारत आया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में, मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में अल बरूनी आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी। और इसका पुस्तक है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान को। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 में। अब 1191 में किए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है, मोहम्मद गौरी की हार। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है कि हरा देता है, ठीक। 1192 में 1194 में होता है चंदवार, 94 चंदवार, ठीक, मिलता जुलता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। 94 और चंदवार। 1194 में चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल या कनौज के राजा जयचंद को, गढ़वाल या कनौज के राजा जयचंद को हराता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की हत्या हुआ था 15 मार्च 1206 को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने किया था। खोखर नामक जाट उप समूह के लोग मोहम्मद गौरी की हत्या की थी 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास यानी कि गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, ऐबक का यह गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का जब वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यह ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम, दास या ममलूक, गुलाम या दास या फिर ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम, दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, क्योंकि ये जिसका गुलाम था वो भी किसी और का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा करवाया इसको इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का स्थापना किया गया था। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि बहुत दानी था, ठीक, गरीबों को दान मतलब दान दक्षिणा देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ था? तो अजमेर में ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ख्वाजा मुईदीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मुईदीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया ऐबक को।
गौरी ने प्रथम अकता प्रदान किया ऐबक को। गौरी ने प्रथम अकता प्रदान किया ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। चौगान या पोलो, पोलो जो हॉकी टाइप का होता है जिसे कि घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है, वही खेलते समय इसका 1210 में मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? तो आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी है आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश, गुलाम वंश इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे किस वंश का राज आता है? तो गुलाम वंश का। ठीक, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, ऐसे करके। ठीक, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, ई से इल्तु, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खा तुमेचिन ने, चंगेज खा को तुमेचिन भी कहा जाता था। मंगोल का शासक था चंगेज खा, और यह भारत पर आक्रमण कब करता है? तो इल्तुतमिश के समय। ध्यान रखिएगा, चंगेज खा भारत पर आक्रमण कब करता है? तो इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर, एवाज के स्थान पर। एवाज कोई पहले से वहाँ पर शासक था, उसके स्थान पर मलिक जानी को प्रथम सूबेदार बनाता है। और भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था, रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया किससे विवाह की थी? तो ये अल्तुनिया से की थी। और रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिए थे। रजिया का हत्या 1240 में कैथल के डाकुओं ने किया था। 1240 में कैथल के डाकुओं ने। और बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 में नासिरुद्दीन मोहम्मद से। नासिरुद्दीन मोहम्मद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन मोहम्मद से किया था। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद। यह कौन था? तो बलबन का दामाद था नासिरुद्दीन मोहम्मद, और यह टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज, फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को किसने आरंभ किया था? तो बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बलबन। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन। सिजदा पैबोस की प्रथा, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब कि सुल्तान को सलाम करना, और पैबोस मतलब कि सुल्तान का पैर चूमना। ठीक, ये प्रथा किसने चालू किया था? तो बलबन। सिजदा यानी कि सुल्तान को सलाम करना, और पैबोस यानी कि सुल्तान का पैर चूमना, इसकी शुरुआत बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था।
भारत का तोता कहा जाता था? अमीर खुसरो को भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। सबक ए हिंद अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। रजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। रजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर से। खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद आता है अब खिलजी वंश, जिसकी राजधानी किलोखरी। खिलजी वंश का राजधानी किलोखरी किसने स्थापित किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यह खिलजी वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। और हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो मलिक काफूर को। हजार दिनारी मलिक काफूर। सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी और द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। सिकंदर एसानी यानी द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। यह भूमि को पैमाइश मतलब कि नाप तोल कर लगान वसूली करने वाला कौन सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे कि दीवान ए रियासत कहा जाता था, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास, अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती पद्मिनी रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मुहम्मद जैसी ने 1540 में। 1540 में पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मुहम्मद जैसी। तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलकाबाद नगर का स्थापना करवाया और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां।
मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी या पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, यह भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में, अरबी भाषा में जो है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक, यह चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक। अमीर ए कोही कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्व कहा जाता था, लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज तुगलक ने। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। भारत का सिराज जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुहम्मद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। मंगोल शासक तैमूर ने इसी के समय आक्रमण किया था मंगोल। और चंगेज खां किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। और मंगोल शासक तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में नासिरुद्दीन मुहम्मद के काल में 1398 में। और सैयद वंश, इसके बाद आ जाता है सैयद वंश। तुगलक के वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो आलम शाह हो जाएगा। आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी के पुत्र था। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था। कबीर के समकालीन थे सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में।
अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 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 दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। सिकंदर लोदी के मकबरा में दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी था, और यह पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर ने इस पर विजय हासिल करके दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश का शासन स्थापित कर देता है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। और विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हो जाएगा हम्पी। और दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। पहली राजधानी हम्पी, दूसरी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी है, हम्पी में कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1965 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। और संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुल्लु वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। तुल्लु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे। तेनालीराम कौन थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेवराय को। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो विजयनगर में है को बनवाया था कृष्णदेवराय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर को और हजारा मंदिर को कृष्णदेवराय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था।
कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ और पराजित हुआ था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया। गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, इसको बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में गोलकुंडा के किला को काकतीय राजवंश ने बनवाया था 13वीं सदी में। काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। उसके बाद हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीस आया था अच्युत राय के समय। पुर्तगाली नूनीस आया था अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। हसन गंगू का नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू का नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने बहमनी राज्य की स्थापना किया था 1347 में। 1347 में हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कुली मुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कुली मुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन। राजतरंगिणी की फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। विशिष्टा द्वैत के संस्थापक निम्बिकाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के निम्बिकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। अब हम लोग मुगल साम्राज्य में आ गए। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का स्थापना करता है। मुगल वंश के शासकों का क्रम देखें तो इसका क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। भाजशाह क्या होगा? जे के बाद एस तब ए, ठीक। बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, ए से हो जाएगा अकबर, जे से होगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां और ए से हो जाएगा औरंगजेब, ठीक। यही सभी मुगल काल के जो समय था, वास्तविक समय। यहाँ से बहादुर शाह के समय से तो यहाँ पर क्या होता है कि मुगल साम्राज्य अब खत्म होने लगता है, ठीक। ओरिजिनल पीरियड औरंगजेब तक ही रहता है मुगल साम्राज्य का। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 जनवरी 1483 में 24 फरवरी 1483 में फरगाना में होता है। फरगाना में बाबर का जन्म कहाँ? 24 फरवरी 1483 को फरगाना में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर।
और बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। 27 दिसंबर 1530 को। 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर का कब्र काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण तोपखाना और सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? तो 21 अप्रैल 1526 में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो खनवा का युद्ध, जिसमें पराजित होता है राणा सांगा। ठीक, पराजित होता है राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी खनवा के युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी का उपाधि कब धारण की? तो खनवा युद्ध के बाद। और 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। 1528 में क्या होता है? तो चंदेरी का युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1528 में खनवा का युद्ध और 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खनवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध। जीत तीनों में बाबर की जीत होती है। ठीक, पहला में इब्राहिम लोदी को हराता है, दूसरा में राणा सांगा को और तीसरा में मेदिनी राय को, जो कि 1528 में चंदेरी के युद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी, बाबर का सेनानायक ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी यह बाबर का सेनानायक था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी जो कि बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया था? तो हुमायूं ने। दीन पनाह नामक नगर हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम हुमायूं ने बनाया। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनवाया था? तो हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कहाँ कब होता है? तो 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाता है। हाजी बेगम कहाँ पर? और इसके कारीगर कौन था? तो मीरख मिर्जा गयास। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 में होता है। कहाँ पर? दिल्ली में। और करवाता कौन है? हाजी बेगम ने। और इसका कारीगर कौन होता है? तो मीरख मिर्जा गयास। चौसा का युद्ध 25 जून 1539। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेर शाह किसको पराजित किया था? हुमायूं को। शेर शाह हुमायूं को पराजित करता है। शेर शाह का बचपन का मूल नाम था फरीद खां। शेर शाह का बचपन का नाम
फरीद खां। शेर शाह का बचपन का मूल नाम फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण, खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह सूरी ने चौसा युद्ध के बाद। चौसा युद्ध में अच्छा आगे दिया हुआ है। अपने नाम से खुतबा जिसे कि प्रशंसा भाषण कहा जाता है पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम या कनौज के युद्ध 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 में होता है जिसमें शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। और चौसा के युद्ध में ही भी शेर शाह ने हुमायूं को ही पराजित किया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? तो शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेर शाह के काल में भू राजस्व का दर थी कुल उपज का 1/3। कुल उपज का 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में। तोप के गोले से हुई थी इसको मृत्यु 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जैसी जिसकी रचना 12 मासा ने की थी शेर शाह क्या है भाई? मलिक मोहम्मद जैसी समकालीन थे शेर शाह के। मलिक मोहम्मद जैसी समकालीन थे शेर शाह के। और इनकी रचना क्या है? तो ब्रह्मासा स्वप्नवासवदाता की रचना भास ने की थी। स्वप्नवासवदाता की रचना भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर जिसे जलालुद्दीन कहा जाता है, जलालुद्दीन भी कहा जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलनौर के में बैरम खां द्वारा। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलनौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत के द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें अकबर ने किसको पराजित किया था? तो हेमू को। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। इसमें हेमू की पराजय होती है अकबर द्वारा। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां। अकबर का संरक्षक था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था जिसने पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने खाना की उपाधि किसको दिया था? तो बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी मुहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को और सीरी कलम अब्दुल समद को। तो मुहम्मद हुसैन को जड़ी कलम और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। अब्दुल समद ध्यान रखिएगा, सीरी कलम अब्दुल समद, सीरी कलम अब्दुल समद। मुहम्मद हुसैन कश्मीरी जड़ी कलम, मुहम्मद हुसैन कश्मीरी जड़ी कलम। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर।
अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मलवा विजय से। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मलवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। बाज बहादुर कौन था? तो मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को। घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था 18 जून 1576 को, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह और हकीम खान था। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप की हकीम खान। देख लीजिए, अकबर मुसलमान था लेकिन इसका जो सेनापति था ये हिंदू था, लेकिन महाराणा प्रताप हिंदू थे लेकिन इनका सेनापति मुसलमान था। अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बाद बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1572 में अकबर ने क्या बनवाया? तो बुलंद दरवाजा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ चीफ 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। यह 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। हेक्टर जहाज। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर का राज कवि था फैजी। अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म 1499 मीराबाई का जन्म कहाँ होता है? तो मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में 1499 में मीराबाई का जन्म होता है। और मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। पंचमहल को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। नवरत्न अकबर के 9 विद्वान या कवि को कहा गया है नवरत्न, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में। इलाही धर्म का इसको ऐसे नॉर्मली बोलना है, इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में। दीन ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल। दीन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की।
शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो अतिसार रोग से 1605 में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। सिकंदराबाद आगरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। तानसेन। तानसेन जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तानसेन ये प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। इनका मूल नाम रामतनु पांडे। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। दास प्रथा का अंत 1562 में और तीर्थकर को समाप्त 1563 में किया था अकबर ने। दास प्रथा को 1562 में ख़त्म कर दिया और तीर्थकर को 1563 में अकबर ने। दास प्रथा 1562, तीर्थकर 1563 अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त किया 1564 और मजहर की घोषणा की 1579 में अकबर ने। जजिया कर को 1564 में समाप्त करता है और मजहर की घोषणा करता है 1579 में अकबर ने। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म 1569 में। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, इसका जन्म होता है 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। सलीम के शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुन्निसा। नूरजहां इनका एक और नाम था मेहरुन्निसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां और सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से। नूरजहां के प्रथम विवाह किससे हुआ था? तो अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो असमत बेगम ने, नूरजहां की माँ। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। न्याय की जंजीर स्थापित किसने किया था? तो जहांगीर। न्याय का जंजीर जहांगीर। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ की संधि हुई थी जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में। दुअस्पा तथा सिंह-अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। दुअस्पा तथा सिंह-अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। दुअस्पा तथा सिंह-अस्पा। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। चित्रकला के स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा गया है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा गया है। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, जो कि दोनों चित्रकार थे, ये जहांगीर के समय के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर अबुल हसन। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला
प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस 1608 में, विलियम हॉकिंस 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया हॉकिंस को, जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दिया था? तो हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में। थॉमस रो 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 में आया था। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में होता है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में होता है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। इसका बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई। मुमताज महल जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। मुमताज महल कौन थी? तो शाहजहां की पत्नी। इसका असली नाम क्या था? तो अजुरमंद बानो बेगम। अजुरमंद बानो बेगम। आना सिक्का का चलवाया था शाहजहां ने। आना जो 4 आना होता था, 8 आना, 12 आना, इसका प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 52 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण 1632 से 52 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण 1632 से 52 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण 1632 से 52। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पारसिया का था। ताजमहल के मकबरे का योजना किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां यह पारसिया का था। उपनिषदों के फारसी में अनुवाद शीर ए अकबर नाम से करवाया था दारा शिकोह ने, जो कि शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शीर ए अकबर के नाम से करवाया था दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। आगरा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम, जो कि शाहजहां की पुत्री थी, उसने करवाई थी। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने करवाई थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बे बादल खां था। बे बादल खां ने मयूर सिंहासन को बनाया था और इसको बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? तो मीर जुमला ने उपहार दिया था। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते हाउस कहा जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में उज्जैन के दोहद में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में उज्जैन के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में।
औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो था औरंगजेब। एक बार हुआ था 1698 में और एक 1659 में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब, 1658 में और 1659 में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी की मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा जिसे औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उल दौरानी की मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी, दारुल इस्लामी। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाया था? औरंगजेब ने। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल शाह का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला यानी कि जनपद कहलाता था विराजत तथा सरकार। मंत्रिपरिषद विराजत और जिला सरकार कहलाता था। मंत्रिपरिषद विराजत और जिला सरकार कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खलसा। सरकारी भूमि को खलसा और सिक्का को संसब कहा जाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि को खलसा और सिक्का को संसब कहा जाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो दाम। यह रुपए का 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। और बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। शाह बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम ने। शाह बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम ने। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर था। घृणित कायर फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह कहलाया मुहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मुहम्मद शाह। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह जो कि फारस का था, इसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1339 में। 1739 में मुहम्मद शाह के समय। 1739 में मुहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। नादिर शाह। तख्ते हाउस को ईरान ले गया नादिर शाह। तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन को ईरान ले गया नादिर शाह ने। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक गुरु दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। शिवाजी ने राज्याभिषेक 1674 में करवाया था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद।
शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था एक कर। पोरबंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। पोरबंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। लड़ाकू पेशवा जिन्हें कहा जाता था, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में बालाजी बाजीराव के शासन में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय और अंतिम पेशवा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था और यह समाप्त हुआ था सालाबाई के संधि द्वारा। सालाबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टिंग के समय। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग वेलेस्ली हेस्टिंग्स के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था हेस्टिंग वेलेस्ली और हेस्टिंग्स के काल में। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह किसने की थी? तो सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। तो यह जंतर मंतर क्या था? तो ये खगोलीय वेधशाला था।
कहाँ कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। तो मध्यकालीन भारत का यहीं पे समाप्त होता है सारी चीज़ें। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे आगे भी वीडियो आने वाली है जो कि आधुनिक भारत का हो गया, अभी पॉलिटी की लाने बाकी है और जियोग्राफी आ गया है। ठीक, तो जो भी बचा होगा उसको मैं ला दूंगा। ठीक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का जवाब देने की। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।